नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आइए मैं देरी की आज के क्लास को हम करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि क्या कुछ चीजें रही हैं। देखो भाई, ऐसा है जनवरी माह जो है अब बीत रही है, ठीक है, और बीत रही है तो आप अपने में सुधार भी कर लीजिए। सुधार क्या करना है? सुधार यही करना है कि अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करिए। मैंने एक बार नहीं, मैंने हजारों बार कहा है कि 2026 आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है, इसको हाथ से मत जाने दीजिएगा। कम से कम अपने पिता की उस उम्मीदों पर खरा उतर जाइएगा, मां की उस अपेक्षाओं और बहन की उस उम्मीदों पर खरा उतर जाइएगा जिसकी आस वो हर रोज देखती है, वो पिता देखता है और अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में जब पैसा डालता है तो उसको एक ही उम्मीद जगती है कि शायद ये वाला महीना आखिरी महीना होगा जब मैं अपने बेटे या बेटी के अकाउंट में पैसा डालूंगा। तो जरा उसकी लाज रखिएगा और पढ़ाई कर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत मुश्किल होता है जब आप बार बार जो है मेहनत करते हैं और बार बार असफल हो जाते हैं। तो पिता की उस उम्मीदों पर थोड़ा सा खरा उतरने का प्रयास कीजिएगा और अपने टाइम को मत वेस्ट कीजिएगा प्लीज। चलिए ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे देखते हैं कि क्या कुछ चीजें आज हमारी सामने नहीं है। हमने प्रश्न पूछा था, बताइए आपसे, कि दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? आप लोगों ने सही से उत्तर दिया था। आगे आज का पहला टॉपिक है जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी की भारत यात्रा। अभी ये भारत की यात्रा पर से आप जानते होंगे जापान के साथ दरअसल हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया। नेपाल के साथ बीच में कुछ उठापटक हुई थी, लेकिन ठीक है। कुछ ऐसे देश है जिनके साथ रूस हो गया, कुछ ऐसे देश है जिनके साथ संबंध हमारे बहुत मजबूत हैं, बहुत ही मजबूत हैं, और निश्चित तौर पर उनका जो संबंध है हमसे बेहतर है और कई मामलों में हमारा उनका साथ व्यापार अच्छा है। जापान के साथ हमने कई सारे अहम समझौतों पर साइन कर रखा है। जापान हमारे मेट्रो के लिए, बुलेट ट्रेन के लिए खूब सारा सहायता देता है। अभी हाल ही में जो ये बैठक कुछ हुई है, उन बैठक में दिल्ली मेट्रो के लिए कुछ सारी फंडिंग की गई है, ठीक है। तो अभी भाई मंत्री जो हैं, विदेश मंत्री, इन्होंने क्या किया है, दिल्ली मेट्रो से यात्रा की है। 17 जनवरी को जापानी विदेश मंत्री ने दिल्ली के मेट्रो के निर्माण और संचालन के विभिन्न पहलुओं में गहरी रुचि दिखाई है। जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी ने पहले चरण में से ही दिल्ली मेट्रो परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान की है। अब आगे और चूंकि विस्तार हो रहा है दिल्ली मेट्रो का, तो अब चूंकि जापान चर्चाओं में है तो जापान के बारे में पढ़ लीजिए थोड़ा सा फटाफट, है ना, जरूरी है। जापान खासकर आप देखेंगे प्रशांत महासागर में स्थित है अपने आप में, और ये आपके लिए क्या हो जाएगा, फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जापान दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये क्या है, जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है अपने आप पे, ठीक है। समुद्री एरिया अपने आप पे चारों तरफ से घिरा हुआ आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए, और ये प्रशांत महासागर में है, पैसिफिक ओशियन आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जापान 4 मुख्य द्वीपों से मिलकर बना है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूश, ठीक है। ये 4 द्वीप है जिससे ये मिलकर के बना हुआ है। आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जापान से नहीं हो बना, मिलकर जापान नहीं मिलकर बना है, या जापान में है या नहीं है, ऐसा करके कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। एक बात खास, जापान रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित है। क्या रिंग ऑफ फायर? बताओ भाई, ये जो आपका रिंग ऑफ फायर है ये क्या होता है? रिंग ऑफ फायर क्या होता है, किसी को पता है? रिंग ऑफ फायर के बारे में किसको जानकारी है? रिंग ऑफ फायर घोड़े के नाल के आकार का एक एरिया होता है, आप जानते होंगे, ठीक है। और ये ऐसा क्षेत्र होता है एक तरीके से कि इसमें क्या होता है, विशेष तौर पर जो एरिया होते हैं वो भूकंप वाले होते हैं, प्लेट टेक्टोनिक वाला एरिया होता है अपने आप में, ठीक है। तो रिंग ऑफ फायर एक ऐसा टॉपिक है जहां पर बार बार पूछे जाते हैं, और कई बार पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश रिंग ऑफ फायर में स्थित है और कौन सा देश रिंग ऑफ फायर में स्थित नहीं है, ठीक है। तो रिंग ऑफ फायर, इसको क्या करना है, मैं आपको टास्क देता हूं कि इसको आपको रेडी करना है। टास्क नंबर 1 आपका होमवर्क है, SW है आपका, टास्क 1 है। रिंग ऑफ फायर को आज के क्लास के बाद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। राजधानी टोक्यो है। राजनीतिक व्यवस्था की बात की, संसद को यहाँ के क्या कहते हैं, डाइट कहते हैं। यहाँ की संसद का नाम क्या है, डाइट है। और अलग अलग देशों की संसदों का नाम क्या है, क्या उसको कहते हैं, यह प्रश्न पूछा जाता है। और कई बार जब संसद द्विसदनीय होती है तो उसके लोअर सदन और अपर सदन के बारे में पूछा जाता है। तो जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा होती है, वैसे यहाँ पर क्या है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है। और जैसे हमारे यहाँ पर राज्यसभा है, वैसे यहाँ पर क्या है, हाउस ऑफ काउंसिलर्स है। यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स क्या है, यहाँ का निम्न सदन है, ठीक है, क्या निम्न सदन है, जबकि हाउस ऑफ काउंसिलर्स क्या है, यहाँ का उच्च सदन है। और दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे, डाइट कहेंगे, ठीक है। याद रहेगा, अलग अलग देशों की संसदों के नाम आपको पता होना चाहिए। मैंने कई बार आपसे कहा कि आपको रेडी कर लेना चाहिए, कर लेना है इसको, ठीक है।
तो इसके एक बार लूसेंट से आप चाहिएगा, इसको एक बार सारे जो इंपॉर्टेंट कंट्री हैं उनके नामों को, संसद के नामों को एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, याद रहेगा पॉइंट। चलिए देखो, टास्क पूरा करते चलिएगा तो मजा आएगा दिल खोल के, है ना, और ऐसे चलेंगे तो नहीं मजा आएगा। मुद्रा क्या है, यहां की एन है, भाषा जापानी है। भारत जापान संबंधों की बात करें तो संबंध बहुत मजबूत है। बुलेट ट्रेन परियोजना में बड़ा सहयोग दिया था मुंबई अहमदाबाद वाली में। निवेश और औद्योगिक विकास में काम करता है। और क्वाड का क्या है, सदस्य है क्वाड। क्वाड में क्या कौन से देश हैं, भारत जापान अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया मिलकर के क्वाड का निर्माण करते हैं। खासकर जो है ये अपने आप पे एक बहुत मजबूत संगठन है। और क्वाड की महत्ता भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या है, हिंद महासागर में या इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड की इंपॉर्टेंस के बारे में कई बार प्रश्न पूछता है। तो क्वाड की इंपॉर्टेंस, क्वाड की महत्ता क्या है, इसके बारे में आप लोग क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, कि यहां से प्रश्न बनता है एग्जाम में बहुत बार, ठीक है। चलिए संस्कृति और विशेष तथ्य की अगर बात करते हैं तो जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। प्रसिद्ध पर्व कौन सा है, चेरी क्लांसम। चेरी क्लांसम एक प्रमुख जो है यहां का पर्व है, ठीक है। इतने सारे फैक्ट आपको याद करने हैं। अब आप बताइए इस पर क्या प्रश्न है। चलो, जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी ने किस परियोजना को पहले चरण के लिए वित्तीय सहायता की है, मुंबई मेट्रो, बेंगलुरु मेट्रो, दिल्ली मेट्रो या फिर कोलकाता मेट्रो। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दिल्ली मेट्रो, है ना। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, वर्चुअल रियलिटी थिएटर और पृथ्वी से कक्षा तक अंतरिक्ष की एक साथ खोज शीर्षक की पैनल प्रदर्शनी का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। किसने किया है, शुभांशु शुक्ला ने किया है। बताओ भाई साहब, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला कौन है, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो है चर्चाओं में थे। बताओ शुभांशु शुक्ला के बारे में क्या जानते हैं आप लोग, ठीक है, जानते होंगे, बहुत कॉमन सा प्रश्न है ये। तो इन्होंने ही क्या किया है, 17 जनवरी को नई दिल्ली में, ठीक है, डेट याद रखिएगा, 17 जनवरी को नई दिल्ली में वर्चुअल रियलिटी थिएटर और पृथ्वी से कक्षा तक अंतरिक्ष की एक साथ खोज शीर्षक की पैनल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम के दौरान ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में जीवन और कार्य, अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण तथा कक्षीय मिशनों की चुनौतियों की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए एक्सियोम 4 मिशन में भागीदारी करने के अपने अनुभव साझा किए। तो इनका संबंध किससे है, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का एक्सियोम 4 मिशन से है, जो कि आप लोग जानते होंगे। एक्सियोम 4 मिशन के बारे में डेफिनेटली प्रश्न पूछेगा, 100% पूछेगा। लिख करके रख लीजिए, ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, ठीक है, पक्का पूछेगा। चलिए, इस विचार विमर्श का उद्देश्य मानव अंतरिक्षयान, अंतरराष्ट्रीय मिशन और वैश्विक वैज्ञानिक सहयोग में भारत की भूमिका का उल्लेख करते हुए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, इसका मुख्य उद्देश्य ही है। अब बन जाएगा इस पर प्रश्न, जिसका उत्तर देना है आपको। वर्चुअल रियलिटी शो और पैनल प्रदर्शनी का उद्घाटन कहां पर किया गया, बेंगलुरु, हैदराबाद, नई दिल्ली या फिर श्रीहरिकोटा। क्या होगा उत्तर, सिंपल सी बात है, श्रीहरिकोटा इज द राइट आंसर है, सॉरी नई दिल्ली इज द राइट आंसर ना, सी। चलो, ऑपरेशन सागर बंधु चर्चाओं में रहा है, आप जानते होंगे, और ऑपरेशनों पर प्रश्न पूछता है। कई सारे अभियान को लीड करने के लिए सरकार ने कई प्रकार के ऑपरेशन चलाए होते हैं, उन ऑपरेशनों पर प्रश्न पूछता है। सागर बंधु अभियान अभी चर्चाओं में था, अब ये, ठीक है, भारतीय सेना के इंजीनियरों ने ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत श्रीलंका में B49 राजमार्ग पर 120 फीट लंबे तीसरे बेली पुल का निर्माण किया है। यह पुल दरअसल कैंडी और नुवारा एलिया जिलों को फिर से जोड़ता है। अब आपसे पूछ लेगा, आप जानते हो एक बड़ी आपदा आई हुई थी अभी वहां पर श्रीलंका में, और उसी से निपटने और उनको सही करने के लिए यह प्रकार का अभियान चलाया गया है। इस पुल से चक्रवात दित्वा आया होता ना। अब यह बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, क्या चक्रवात दित्वा, और चक्रवात दित्वा के बारे में पढ़ लीजिएगा एक बात, और चक्रवात क्या होते हैं, ठीक है, चक्रवात क्या होते हैं एक बात, फिर उसके अलावा प्रति चक्रवात क्या होता है, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। चक्रवात और प्रति चक्रवात क्या होते हैं, इनको आपको क्या करना है, रेडी कर लेना है, ठीक है। तो इस चक्रवात दित्वा के कारण जो वहां पर तबाही हुई थी, उसको एक तरीके से वहां पर कार्यों को सुधार करने के लिए, वहां के जन सामान्य को पटरी पर लाने के लिए इस प्रकार का अभियान चलाया गया था, ठीक है। चलिए, ऑपरेशन सागर बंधु क्या होता है। सागर बंधु भारत द्वारा शुरू किया गया एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र के मित्र देशों को आपदा या
संकट के समय में सहायता प्रदान करना होता है। यह अभियान भारत की नाइटहुड फर्स्ट और सागर यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन नीति का क्या है, अपने आप में हिस्सा है। तो कभी शॉर्ट नोट्स भी लिखने के लिए आ सकता है इस पे, ठीक है। चलिए, इसमें ये सारी चीजें की जाती हैं, राहत सामग्री, दवाइयां, खाद्य और चिकित्सा सहायता, और ये सारी चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं, ठीक है। अब बताओ, ऑपरेशन सागर बंधु है ना। चलो, तो ऑपरेशन सागर बंधु किस प्रकार का अभियान है? सैन्य अभ्यास है, व्यापारिक पहल है, मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान है, या समाज सुरक्षा अभियान है? क्या है इसमें से बताइए, एक होगा ना सही आंसर इसका, बताओ। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन है ना। सी, ये भाई साहब सारा ही ऑप्शन सी वाला हो गया क्या जी? चलो कोई बात नहीं, सी इज द राइट आंसर। भारत और जर्मनी ने दूरसंचार सहयोग पर एक संयुक्त आशय घोषणा पत्र पर अभी हाल ही में साइन किया, अभी चर्चाओं में है, ठीक है। तो संचार मंत्रालय के अकॉर्डिंग दोनों पक्ष जो है नियमित रूप से सूचनाओं के आदान प्रदान तथा उभरती भविष्य की तकनीकों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। इस घोषणा पत्र पर जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने भारत की आधिकारिक यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किया। मंत्रालय के अनुसार यह संयुक्त घोषणा पत्र भारत जर्मनी संबंधों में दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने के दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यानी कि दूरसंचार और सूचना के क्षेत्र में और ज्यादा प्रगाढ़ता है, एक दूसरे देशों के साथ में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाए, इसके लिए अभी हाल ही में जो है एक कनेक्शंस को बिल्डअप किया गया है, ठीक है। और इंडिया एंड जर्मनी साइंड ए ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ड्राइव इनोवेशन एंड शेयर्ड डिजिटल ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो ये खास चर्चा में रहा है, आप इसको पढ़ सकते हैं और आप एग्जाम में यहां से प्रश्न बन जाएगा। अलग अलग देशों के द्वारा भारत के साथ जो महत्वपूर्ण संधियां होती हैं उन पर प्रश्न बनता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए, जर्मनी चर्चाओं में, तो देख लीजिए फटाफट जर्मनी के बारे में। जर्मनी मध्य यूरोप में स्थित एक देश है, सीमाएं किससे किससे मिलती हैं, आइए इसको एक बार हम दे लेते हैं लगातार, है ना। नंबर 1 क्या है? फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड पश्चिम में है इसके। तो पहले तो ये देख लो भाई साहब कि है कहां पे जर्मनी ई है भाई साहब, दिख गया आपको। अब क्या कह रहा है कि भैया फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड पश्चिम में है। क्या? फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड। अब देखो ढूंढो कहां पर है भाई साहब, तो ढूंढोगे तो मिल तो जाएगा आपको, लेकिन बहुत खतरनाक ढूंढना पड़ेगा। नीदरलैंड मिल गया आपका, देखो नीदरलैंड है पश्चिम में, ये जर्मनी के पश्चिम में क्या है? नीदरलैंड है। फिर यहीं पर कहीं पर भाई साहब आपका बेल्जियम भी होगा, ठीक है। तो बेल्जियम देखिएगा, और डेनमार्क उत्तर में है, उत्तर में देख लीजिए। डेनमार्क क्या हो गया? उत्तर में हो गया आपका, ठीक है। पोलैंड चेक गणराज्य पूर्व में है, पोलैंड आपको पूर्व मिल जाएगा, ये आपका हो जाएगा इधर पूर्व, और पूर्व में ही आपको मिल जाएगा पोलैंड, ठीक है। एक बार जरा इसमें देखिए कहां कहां पर ये है चीजें भाई साहब। मैप में थोड़ा सा मैंने गलत लगा दिया, कुछ चीजें कम होनी चाहिए तब आपको मजा आता है ना, तो ढूंढने नहीं मिल रहा है भाई साहब। पोलैंड कितने गया भाई? चलो एक बार देख लीजिएगा आप लोग इसमें, देखें। और इसके अलावा जो है भाई साहब आपका ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड दक्षिण में है। क्या? ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड इसके दक्षिण में आपके आएगा। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उत्तर में उत्तर सागर, नॉर्थ सी आएगा अपने आप में, ठीक है। नॉर्थ सी रहेगा उत्तर में, और इसके अलावा बाल्टिक सागर भी आपके दिख जाएगा, जो कि यहां पर दिख रहा है बाल्टिक सागर। मैप थोड़ा मैंने गलत लगा है, कुछ चीज इसमें नहीं रहेगा, रह गई, छूट गई इसमें से। चलो खैर कोई बात नहीं, चलो। लेकिन मैप आप लोग प्लीज जरूर दिखा करिए, है ना। मैप पे कई बार चीजें छूट जाती हैं इस प्रकार के मैप में, गलती से मुझे ये वाला मैप लग गया गलती से, कोई बात नहीं, चले छोड़िए। एक चीज देखिएगा, कौन सा देश कहां पर है, उसके आसपास कौन सा सागर है, सीमाएं किन किन देशों के साथ लगती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इसको आराम से इसको देख करके बैठ के देखा करिए, ठीक है। और यहां से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, ओके। चलो, राजधानी क्या है? बर्लिन है। संघीय संसदीय गणराज्य है, संसद दुसदनीय है, ठीक है। एक को बोलते हैं बुडेस्टॉक और एक को बोलते हैं बुडेस्टराट। मुद्रा यूरो है, भाषा जर्मन है। अच्छा, जर्मनी से एक बात और याद आ गई, जर्मनी एक ऐसा देश है जिसकी रिसर्च संस्कृत पे और वेद पर बहुत है, शायद आप नहीं जानते होंगे, ठीक है। एक बिरला हमारा भारत देशी है जो अपने ही वेदों को नहीं जानता है। ऐसे मैं पूछूं कि हमारा सनातन धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ या हमारा मूल ग्रंथ क्या है, तो कोई कहेगा रामायण, कोई कहेगा महाभारत, कोई कहेगा गीता, कोई कहेगा फला, कोई कहेगा ढिमका।
और जब यही नहीं पता है तो क्या कीजिएगा बॉस? हमारा मूल ग्रंथ क्या है? वेद है। और हमारे देश भारत में केवल एक ही धर्म था, सत्य सनातन वैदिक धर्म, और कोई धर्म नहीं था। ना बौद्ध था, ना जैन था, ना मुस्लिम था, ना कोई, ना पारसी था, ना कुछ नहीं था। सिर्फ और सिर्फ सत्य सनातन वैदिक धर्म था। इस पर रिसर्च किया करिए, आप लोग जाना करिए। आप लोग नहीं जानते हैं लेकिन किताबों में पढ़ाया जाता है। बौद्ध धर्म से लेकर के मुस्लिम धर्म तक महज 5-5,500 पुराने सारे के सारे ये धर्म हैं। लेकिन सत्य सनातन धर्म लाखों वर्ष पुराना है, अपने आप में बहुत पुराना है। तो इसलिए हम सब उस सत्य सनातन वैदिक धर्म के अनुयायी हैं, और हम सब क्या हैं? आर्य हैं, ठीक है। और जो आपकी प्राचीन इतिहास किताबों में आर्य को कहा जाता है कि कहीं से आए, कहीं से आए, फला से आए, ढिमके आए, सब बकवास हिस्ट्री लिखी हुई है। आर्य यानी कि जो, जिसको हम विद्वान कहते हैं, और हम जो श्रेष्ठ थे, जो कुलीन थे, जो अच्छे थे, उनको हम आर्य कहते थे। यानी कि मानव श्रेष्ठ था, उसी की श्रेष्ठता को दर्शाने के लिए हम मनुष्य को आर्य कहते हैं। हम आर्य थे, अपना विद्वान थे, है ना। ध्यान दीजिएगा, हमारा धर्म क्या था? वैदिक धर्म था। लेकिन अब उसका सब कुछ जो है चीजें गलत हो गई हैं, और हमारे सामने अलग अलग प्रकार के धर्म आदि आ गए हैं। कोई धर्म नहीं था, सिर्फ सत्य सनातन धर्म था। सब नए धर्म आए हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ा करिए आप लोग। इसको ये नहीं कि खाली किताब में जो लिख दिया गया पढ़ के राजा बने कबड्डी। अपने आप से ज्ञान को अपने भीतर लाने का प्रयास किया करिए, ठीक है ना बॉस। नहीं तो ऐसे गोल गोल घूमते रहिएगा आप लोग। ऐसे नया कुछ सीखना नहीं होता आप लोगों को, क्या कीजिएगा? किताबें पढ़ने का मन होता नहीं है, चटियाएंगे बैठ के घंटा भर, तो क्या कीजिएगा? नया कैसे सीखेंगे? नहीं जान पाएंगे। आपको अपनी संस्कृति पे प्राउड इसीलिए नहीं होता क्योंकि आप रिसर्च नहीं करते, आप किताबों को नहीं पढ़ते। किताबों को पढ़ने का थोड़ा सा मन बनाया करिए, ठीक है। चलिए, जर्मन की भौगोलिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह दक्षिण यूरोप में स्थित है, या मध्य यूरोप में स्थित है, या पूर्वी यूरोप में स्थित है, या फिर या उत्तर यूरोप में स्थित है? बताइए क्या हो जाएगा? बोलो भाई, क्या हो जाएगा? किताब पढ़ना बंद कर दिया आप लोगों ने, है ना, लिखना बंद कर दिया है। यही खामियाबा है कि आप जो है अपने एग्जाम में फेल हो जाते हैं। या मध्य यूरोप में एक क्या है देश है, ठीक है। चलिए, RBS 15 मिसाइल चर्चाओं में रहा है, या आधुनिक लंबी दूरी की एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, जिसे स्वीडन की रक्षा कंपनी साब ने क्या किया है? विकसित किया है। चर्चाओं में है ये अपने आप में RBS 15 मिसाइल, ठीक है। हालिया प्रदर्शनों में इस मिसाइल की वह क्षमता रेखांकित की गई जिसके माध्यम से यह उन्नत वायु रक्षा प्राणियों को भेजने में सक्षम है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है सी स्किमिंग, अत्यंत निम्न ऊंचाई पर उड़ान, टर्मिनल फेज में उन्नत मैन्यूवरिंग और अत्याधुनिक मार्गदर्शन प्रणाली शामिल है। तो यह भी चर्चाओं में है, और यह गुण इसे रडार पर देर से पकड़े जाने योग्य बनाते हैं, जिसे वायु रक्षा प्राणियों के लिए इसे इंटरसेप्ट करना क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है, ठीक है। चलो बस, ठीक है, बाकी पढ़ लीजिएगा। RBS 15 को नौसेना जहाजों, तटीय बैटरियों और कुछ संस्करणों में लड़ाकू विमानों से भी प्रक्षेपित किया जाता है, और इसका प्रारंभिक लक्ष्य दुश्मन के दुपोत और उच्च मूल्य समृद्धि प्लेटफॉर्म होते हैं, ठीक है। चलो बताओ प्रश्न भाई इसमें से। हाल ही में साब ने RBS 15 मिसाइल को उन्नत वायु रक्षा प्राणियों के विरुद्ध प्रभावी क्षमता के साथ प्रसिद्ध किया है। इस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताओ, पढ़ो फिर बताओ मुझे। बोलो भाई, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? सुबह हो गई लेकिन फिर भी आप लोग नींद में है ना? गलत बात है भाई आपकी। बी इज द राइट आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा। यह एक लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइल है जो लो लेवल फ्लाइट और उन्नत गाइडेंस के कारण वायु रक्षा को भेज सकती है। चलिए, टागाट्सो नामक एक लो कैलोरी प्राकृतिक शर्करा जो है अभी चर्चाओं में है, और दूध में पाया जाने वाला लैक्टोज से इसको प्राप्त किया गया। क्या? दूध में पाया जाने वाला लैक्टोज। लैक्टोज से पाया जाता है मिल्क में, दूध में, है ना। अच्छा, एक चीज आपने सुनी है कई बार, आजकल चर्चाओं में क्या था? दूध बड़ा हानिकारक होता है। भाई साहब जो है, मतलब अपने भारतीय संस्कृति को बर्बाद करने के लिए जो है उसको गलत साबित करने के लिए लोग कैसे कैसे नमूने देते हैं। एक डॉक्टर साहब कहते हैं बादाम मत खाया करो, काजू मत खाया करो, सबसे घटिया होता है। एक क्या, दूध मत पिया करो, है ना। ऐसे लोग ज्ञानी बन जाते हैं तो क्या कीजिएगा। एक डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि गाय के दूध की पीने से बच्चे बीमार हो जाते हैं। मतलब क्या ही लॉजिक लोग देते हैं। तो दरअसल ये जो आप चर्चाओं में देख पा रहे होंगे, टागाट्सो एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली मोनोसैकेराइड शर्करा है, ठीक है। मोनोसैकेराइड है जिसे मुख्यतः दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज से क्या कहता है? प्राप्त किया जाता है। तो यही पूछ लेगा किससे पाया जाता है? ये लैक्टोज से। वैज्ञानिक अनुसंधानों में इसे एक लो कैलोरी शुगर विकल्प के रूप में विकसित किया गया और उन्नत किया गया, इसलिए चर्चाओं में है। लो कैलोरी शुगर है अपने आप में विकल्प के रूप में, क्योंकि यह सामान्य सुक्रोज की
तुलना में लगभग 40% कम कैलोरी प्रदान करती है। इसकी एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। अच्छा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में मैंने कई बार आपको बताया है, बहुत बार। क्या होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स भाई साहब, बताओ, तुरंत बताओ मुझे। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? मैंने एक बार नहीं, मैंने कम से कम 5-6 बार आपको इसी अपनी करंट अफेयर्स क्लास में बताया है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स के ज्यादा या कम होने पर किसी प्रोडक्ट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, मैंने बताया आपको, खासकर शुगर वाले अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, बताओ मुझे ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। प्लीज गिव मी योर आंसर। ठीक है, ये कमेंट में मैं आपका आंसर देखना चाहता हूं। ठीक है, चलिए, इसको बताना है आपको, जिससे यह रक्त शर्करा स्तर को तेजी से नहीं बढ़ाती है। ठीक है, चलिए, आप शायद समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए, इसी कारण से टाइगाटोस को मधुमेह यानी कि डायबिटीज और मोटापे से जुड़े जो है आहार प्रबंधन में उपयोगी माना जा रहा है। स्वाद में लगभग सामान्य चीनी के समान होती है, इसलिए इसे खाद्य और पेय पदार्थों में बिना स्वाद बदले इस्तेमाल किया सकता है। यह ना तो कृत्रिम स्वीटनर है और ना ही केवल औद्योगिक प्रयोग तक क्या है अपने आप में सीमित है। ठीक है बॉस, चलिए अब आप बताइए प्रश्न भाई साहब। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत मस्त हैं भैया जी लोग, और नहीं पढ़िएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा सारा सारा। ठीक है ना। हाल ही में वैज्ञानिक ने टाइगाटोस नामक एक लो कैलोरी प्राकृतिक शर्करा विकसित किया है। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? टाइगाटोस एक कृत्रिम स्वीटनर है और प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त नहीं होती है। टाइगाटोस नामक सामान्य चीनी जितनी ही कैलोरी प्रदान करती है। टाइगाटोस कम कैलोरी वाली प्राकृतिक शर्करा है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। टाइगाटोस केवल औद्योगिक उपयोग के लिए है और खाद्य पदार्थों में प्रयोग नहीं किया सकती है। क्या होगा, सी या बी में से एक होगा? नहीं, ऐसा ही क्या? बताओ भाई, क्या होगा इसका एग्जैक्टली आंसर बताइए। सोचो फिर बताओ, है ना, सोचो और फिर बताओ। बिना सोच के तो कुछ होता नहीं है, तो सोचिए फिर बताइए मुझे क्या होगा इसका उत्तर। सी होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। बिल्कुल सही बात है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, निर्यात तैयारी सूचकांक। क्या निर्यात तैयारी सूचकांक, जिसको कौन जारी करता है बॉस? नीति आयोग। कौन जारी करता है? नीति आयोग। अच्छा, नीति आयोग का कार्य क्या होता है बताओ मुझे पहले। नीति जो आयोग होता है क्या कार्य होता है, कौन बताएगा मुझे, जल्दी बताओ। नीति आयोग के कार्य बताइए। नीति आयोग के कार्य को कौन बताएगा? भाई 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 जल्दी बताओ भाई, नीति आयोग का कार्य कौन बताएगा? क्या होगा? नीति आयोग की स्थापना क्या होती है? नीति आयोग का कार्य क्या होता है? बहुत बार प्रश्न इस पर पूछा गया, खासकर पीसीएस के एग्जाम में। ठीक है, खैर, तो ये जो निर्यात तैयारी सूचकांक होता है, इसे जो है नीति आयोग जारी करता है, और ये राज्यों की निर्यात की स्थिति पर जो है उसके विकासात्मक गतिविधियों पर ये जो है एक अपना रैंकिंग जारी करता है, वहां का ढांचा, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर आदि पर, कि कौन सा राज्य इस मामले में अग्रणी है। और खास बात इसमें यह है कि 4 प्रमुख स्तंभों पर यह जो है क्या होता है, बेस होता है। यानी कि अगर मैं बात करता हूं कि 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, एक जो इसका स्तंभ, एक जो पिलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ठीक है, ये निर्यात तैयारी सूचकांक 4 स्तंभों पर आधारित होता है। एक क्या होगा? एक होगा नीति पर। ठीक है, कि क्या क्या कैसा नीति है। नीतियों के बाद दूसरा क्या रहेगा? व्यापार इकोसिस्टम। क्या? व्यापार इकोसिस्टम। व्यापार इकोसिस्टम। ठीक है, उसके बाद निर्यात इकोसिस्टम। क्या? निर्यात इकोसिस्टम। निर्यात इकोसिस्टम। और इसके अलावा एक चौथा भी रहेगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? निर्यात प्रदर्शन। क्या? निर्यात प्रदर्शन। ठीक है, निर्यात प्रदर्शन। तो ये 4 जो है इसके क्या होते हैं, पैमाने होते हैं, एक तरीके से 4 स्तंभों पर ये बेस्ड होता है। नीति, व्यापार इकोसिस्टम, निर्यात इकोसिस्टम और निर्यात प्रदर्शन। यानी कि किसी राज्य में निर्यात के लिए क्या नीतियां बनाई गई हैं, ट्रेड इकोसिस्टम उसका कहा क्या कैसे है, निर्यात कैसा चल रहा है वहां का इकोसिस्टम पूरा का पूरा कैसा, और निर्यात प्रदर्शन कैसा, उसकी पूरी की पूरी हायरार्की कैसी है। तो ये 4 पिलर्स पर क्या होता है, ये बेस्ड होता है अपने आप पे। ठीक है, तो इसको क्या करना है आपको एग्जैक्टली याद रखना है। इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो नीति आयोग का ईपीआई 2024 रिपोर्ट यानी कि निर्यात तैयारी सूचकांक कई राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है कि कौन सा राज्य निर्यात में आगे है, वहां का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा कितना मजबूत है। संस्करण और उद्देश्य की बात करते हैं तो यह ईपीआई का कौन सा संस्करण है, चौथा संस्करण है और पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया था, इसका 2020 में, जो कि क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्य लक्ष्य विकसित भारत 2047 के तहत निर्यात को क्या करना है, बढ़ावा देना है, क्योंकि 2047 में हमें क्या करना है, विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करना है। स्तंभ एवं बेटल सूचकांक 4 स्तंभों पर क्या होता है, बेस्ड होता है, जो कि अभी हमने आपको यहां पर बता दिया कि 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण तंत्र 40% को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। किसको, इसको सबसे ज्यादा जो है, ज्यादा इसको क्या कहते हैं, हम इसको जोर देते हैं सेकंड नंबर वाले को। ठीक है, जबकि नीति बुनियादी ढांचा और प्रदर्शन को 20% दिया जाता है अपने यहाँ पे। ठीक है, बाकी की जो है, चलिए, बड़े राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, यानी कि ये निर्यात में सबसे तेज है, आगे है नंबर 1। दूसरे पर क्या हो गया, तमिलनाडु हो जाएगा, तीसरे पर गुजरात और चौथे पर क्या हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। तो ये बहुत अहम है, आपको याद रखिएगा। नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, दूसरे पर क्या हो जाएगा आपका, तमिलनाडु हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा आपका। ठीक है, और फिर हो जाएगा आपका यूपी, यानी कि आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि 1 रैंक, 2, 3 और 1 4। और ये जो निर्यात सूचकांक है, ये 4 स्तंभों पर बेस्ड है, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उत्तर पूर्वी एवं छोटे राज्यों में उत्तराखंड और नागालैंड ने सराहनीय प्रदर्शन किया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और दादरा और नगर हवेली ने अपनी श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, ध्यान रखिएगा। चलो, ये खास चीज है आपके लिए, है ना। चलो, अब बताओ भाई साहब, इसी पर प्रश्न क्या हो जाएगा इसका उत्तर। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी की गई, जिसका उद्देश्य 2030 तक $1 ट्रिलियन से वस्तु निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करना है। दूसरा क्या हो जाएगा, इस सूचकांक में व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वाधिक 40% वेटेज दिया गया है। तीसरा, बड़े राज्यों की श्रेणी में तमिलनाडु ने गुजरात और महाराष्ट्र को पछाड़कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, अगला, यह सूचकांक, ठीक है, क्या यह सूचकांक, यह इस सूचकांक का चौथा संस्करण, इसमें जिला स्तरीय रणनीतियों पर विशेष बल दिया गया। क्या हो जाएगा, तमिलनाडु पहले स्थान पर है ना भाई, बिल्कुल सही बात है, सही है। महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, रॉन्ग है। अब बताओ क्या क्या हो जाएगा, कौन सा कथन इसमें से सत्य है, अभी हमने बताया है। उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे सही बताएंगे। ये सब जो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, ये बहुत पूछे जाते हैं, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें आप गलती ना करें, मैं आपसे अपेक्षा ही करता हूं। ठीक है, इसका उत्तर जाएगा सी, यानी कि 1, 2 और 4। 1 सही है, 2 सही और आपका ये रॉन्ग है, आपका 4 सही है, बाकी ऊपर के 2 सही हैं और ये सही है। ठीक है, चलो, अब आपके सामने आज का प्रश्न आ जाएगा, ऑपरेशन सागर बंधु। क्या ऑपरेशन सागर बंधु किस प्रकार का अभियान है, सैन्य अभ्यास है, व्यापारिक पहल है, मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान है, या फिर सीमा सुरक्षा अभियान है। क्या हो जाएगा इसका प्रश्न, तो आज आप जानते हो कि बहुत आसान है। ठीक है, इतना आसान है कि आप मत पूछिए, इसका उत्तर मुझे बताइएगा। इसके अलावा पीसीएस की मुख्य परीक्षा का प्रश्न है सुपोषण, जिसको हम यूट्रिफिकेशन कहते हैं। पूछा कि सुपोषण से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर मुझे बताइएगा, लिखिएगा 125 वर्ड्स में लिख के प्रयास कीजिए, 125 वर्ड्स में। ठीक है, चलिए, कल हमने प्रश्न पूछा था, अच्छा ये पीसीएस का हमारा जो है एक ऑफर था, जिसमें अभी 26 जनवरी के अवसर पर आपको कई सारा बेनिफिट दिया जा रहा है। आप चाहें तो आराम से जो है इसमें आप बेनिफिट उठा सकते हैं। लेखपाल का बैच चल रहा है, लोअर पीसीएस का हमने नया बैच स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, लोअर का चल रहा है बैच, बीओ का चल रहा है, एचईओ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का बैच अभी रन करने वाला है, जल्दी से उसको भी स्टार्ट करेंगे। और इन सभी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आप हमें उस कोर्स का नाम लिख करके 8604409201 पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आज का हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। बाकी हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। बहुत धन्यवाद है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA-RO परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं?
क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डी-कोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी आरओ परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल आरओ परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डी-कोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में आरओ परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़ें। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।